नमस्ते +1 क्लास। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गज़ल, यह गज़ल उनके काव्य संग्रह साये में धूप से ली गई है, जिसकी आज हम सप्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य समझेंगे। दुष्यंत कुमार अपनी गज़ल के द्वारा साधारण लोगों की आवाज़ को उठाया, जन सामान्य के अधिकारों को, उनकी मांगों को लोगों के सामने रखा। गज़ल उर्दू फारसी की एक विधा होती है, बाद में इसको हिंदी में भी अपना लिया गया। गज़ल की विशेषता क्या होती है कि इसके अंदर तुक बंदी होनी बहुत ज़रूरी है, केंद्रीय भाव होना आवश्यक नहीं है। आपके पाठ्यक्रम में इसके कुछ शेर दिए गए हैं, साये में से धूप के कुछ शेर दिए गए हैं, जिसके अंदर कवि ने राजनीतिज्ञों द्वारा निर्मित सामाजिक व्यवस्था की वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि स्वतंत्र भारत का जो सपना हमने देखा था वह पूरा नहीं हुआ। नेताओं ने प्रत्येक घर में खुशियों के दीपक जलाने की बात कही थी, समाज में सुख सुविधाएं देने की बात कही थी, वो उनको नहीं दी गई। जिन्होंने जन कल्याण का दायित्व लिया वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। यहाँ के लोग कर्म पर नहीं, भाग्य पर विश्वास करते हैं। उन्हें जितना मिल जाए उसी में संतोष कर लेते हैं। ऐसे लोग अभाव में रहकर भी खुश हैं और किसी से शिकायत भी नहीं करते। संघर्ष और परिवर्तन की भावना उनके मन में कभी नहीं आती। इन्हीं लोगों के कारण कुशासकों को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण समाज में परिवर्तन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शोषित वर्ग इस बात से आश्वस्त हैं कि समाज में कभी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। वे पत्थर दिल बने नेताओं के शोषण में पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं। कवि इन्हीं जैसे लोगों के मन में क्रांति की आग सुलगाना चाहते हैं, ताकि ये अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक हो सकें। शासक तो यही चाहते हैं कि उनके विरुद्ध कोई आवाज़ ना उठाए, लेकिन कवि के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि अपने सपनों के भारत के निर्माण के लिए जिएं। वे ऐसे सुखी और समृद्ध भारत का निर्माण चाहते हैं जहां प्रत्येक के लिए न्याय और सभी के मन में जन कल्याण की भावना हो। पहला शेर पढ़ेंगे हम। गला थोड़ा खराब है, वरना जो ये गज़ल है इसके अंदर बहुत अच्छी संगीतात्मकता है, बड़ी सुंदर आवाज़ में इसको गाया जाता है। कहाँ तो तय था सिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मशर नहीं शहर के लिए। चिरागा होता है दीपक, दीपक यानी कि रोशनी, उजाला, प्रकाश किसका प्रतीक होता है साहित्य के अंदर? खुशियों का। कि आज़ादी के बाद कवि कहते हैं कि तय किया गया था, सुनिश्चित किया गया था कि हर एक घर के लिए, यानी कि हर एक के घर के अंदर दीपक जलाया जाएगा। अर्थात कहने का भाव है कि हर एक को हर सुख सुविधाएं दी जाएगी। सरकार बनने से पहले प्रशासन ने, राजनीतिज्ञों ने यह सुनिश्चित किया था, यह वादा किया था, लोगों को भरोसा दिलाया था कि सारी सुख सुविधाएं हर एक घर को दी जाएगी, हर जनता को दी जाएगी, लेकिन वो हो नहीं सका। कहाँ चिराग मशर नहीं, मशर होता है उपलब्ध करवाना। शहर के लिए हर एक घर की बात तो दूर है, कवि कह रहे हैं कि एक शहर के अंदर भी वो सुख सुविधाएं लोगों को नहीं मिली, आम जनता को, जन सामान्य को नहीं मिली, जिसका पहले लोगों से वादा किया गया था। प्रसंग लिखेंगे।
प्रस्तुत शेर हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में दुष्यंत कुमार के गज़ल संग्रह साए में धूप से अवतरित है। इसमें कवि ने आज़ादी के बाद सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। मैंने इसका जो मुख्य बात हमें यहाँ लिखनी होती है, सभी गज़ल के जो शेर हैं उनकी लिख दी है, लेकिन प्रसंग में क्या लिखा जाता है, एक तो इसके अंदर लिखी जाती है पुस्तक का नाम लिखा जाता है, कवि का नाम, कविता का नाम, और फिर इसके अंदर मुख्य भाव लिखा जाता है जो पद्यांश आपका आता है। तो इस शेर के अंदर, पहले शेर के अंदर जो बातें आई है आपको उसी का लिखना है, और फिर काव्य सौंदर्य करना होता है। तब जाके आपके जो 6 नंबर हैं एग्ज़ाम में वो आते हैं। प्रसंग व्याख्या के साथ हमें प्रसंग, व्याख्या और विशेष यानी कि काव्य सौंदर्य लिखना है। तो काव्य सौंदर्य आप इस प्रकार से लिखोगे। पहली लाइन में आप लिखोगे मुख्य भाव कि कवि ने आज़ादी के बाद सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया है, और इसके अंदर उर्दू शब्दावली की अधिकता है। उर्दू के शब्द हैं, चिराग है, तय, मशर, शहर, ये उर्दू के शब्द हैं। तो उर्दू के शब्दों की अधिकता इसके अंदर है। और फिर आप लिखोगे व्यंग्यात्मकता है, राजनीतिज्ञों पर, प्रशासन पर कवि ने व्यंग्य किया है। संगीतात्मकता है, प्रतीकात्मकता है। चिराग प्रतीक किसका है? खुशियों का शांत रस है। और सहज, स्वाभाविक और प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग दुष्यंत कुमार जी करते थे। लक्षणा शब्द शक्ति है, जहाँ प्रतीकात्मकता होती है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति आती है। खड़ी बोली भाषा का प्रयोग है, उसके भावों से जो कवि की अभिव्यक्ति है वो अर्थ ग्रहण करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। और अलंकार आप लिखोगे लास्ट में। तो मैं पहले का ही लगभग काव्य सौंदर्य है, इनका शब्दों को और अलंकारों को छोड़ करके सेम रहेगा। फिर ये प्रसंग और काव्य सौंदर्य है, ये अपने आप करोगे। अब हम सिर्फ इसकी व्याख्या ही करते जाएंगे, जो जितने भी इसके गज़ल के शेर हैं। दूसरा देखें, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। दरख्त कहते हैं पुराने पेड़ को, उर्दू का शब्द है। साए यानी कि छाया। दरख्तों के साए में धूप लगना, छाया के अंदर कभी धूप नहीं लगती। विरोध किया है कवि ने, विरोधाभास अलंकार है इसके अंदर। कवि इस शेर में क्या बता रहे हैं? पलायन करने के लिए कह रहे हैं, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ दरख्त किसका प्रतीक है? जनता के द्वारा बनाई गई सरकार के बड़े बड़े महापुरुष, आदमी, राजनीतिज्ञ। दरख्त किसका प्रतीक है? लोगों के लिए बनाए गए अस्पताल, न्यायालय, महाविद्यालय। यानी कि जिन लोगों के लिए जो अस्पताल, न्यायालय, महाविद्यालय बनाए गए, उनके अंदर ही उन लोगों को जो सुख सुविधाएं नहीं दी जा रही, उन्हीं के नीचे उनको कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। यानी कि जनता के लिए न्यायालय बनाया गया और उसके अंदर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, इसीलिए कवि ने पलायन करने के लिए कहा है। ऐसी जगह, ऐसे शासन को छोड़कर दूसरा शासन तैयार करना, कहने का मतलब है ऐसी जगह से निकल जाना, अपने विचार बदल लेना, विचारों का पलायन करना, बदलाव करने के लिए कह रहे हैं। चलो यहाँ से, चलने का मतलब है बदलाव करें, परिवर्तन करें। कवि कह रहे हैं कि पेड़ के नीचे अगर छाया में ही धूप लगती है, यानी कि हमारी ही सरकार, हमारे ही देश के अंदर हमें कष्ट हो रहे हैं, तो ऐसी जगह को छोड़कर हमें दूसरी जगह चले जाना चाहिए। विरोधाभास अलंकार है।
और धूप है, साया है, दरखत है, उम्र, ये उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है। बाकी काव्य सौंदर्य हमारा सेम रहेगा। तीसरा देखें, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिफ हैं इस सफ़र के लिए। कमीज, मुनासिफ, सफ़र, ये उर्दू के शब्द हैं। इस शेर में कवि ने जो शोषित हैं, जो दलित हैं, जो सामान्य जनता है, जो लोग हैं जिन्होंने सरकार बनाई है, उस पे कटाक्ष किया, उन लोगों पे व्यंग्य किया है कि कमीज नहीं है तो ऐसे लोग कमीज उपलब्ध नहीं करवाएंगे, बल्कि अपने पाँव से ही पाँव मोड़कर ही अपना पेट ढक लेंगे। कहने का क्या तात्पर्य है कि कमी में जी लेंगे, सुख सुविधाओं के लिए प्रयास नहीं करेंगे। ये लोग कितने मुनासिब, मुनासिब होता सही, और ये लोग कितने सही हैं इस सफ़र के लिए, कि ऐसे सफ़र के लिए, ऐसे जीवन में ये लोग सही हैं। क्योंकि कवि कमी में जीना नहीं चाहता, कवि ऐसी सरकार, ऐसा प्रशासन नहीं चाहता। इसीलिए कवि के मन में आक्रोश है, विरोध है, वो आवाज़ उठा रहा है। और जो लोग इस चीज़ के लिए आदी हो चुके हैं, जो बदलाव नहीं चाहते, कमी में जी रहे हैं, उन लोगों को फिर मन में दुख भी नहीं होता। इसीलिए कवि ने यहाँ कहा है कि ये लोग ठीक हैं, इनके अंदर दुख नहीं है। काव्य सौंदर्य भी इसी का सेम रहेगा। चौथा देखें, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कवि कहते हैं कि विद्रोह ना करो, क्रांति ना करो, आवाज़ ना उठाओ, अपने हक की लड़ाई ना लड़ो, व्यंग्य कर रहे हैं। खुदा ने सही कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, परमात्मा भी साथ नहीं दे रहा है। खुदा ने सही, क्योंकि लोग ऐसे थे जो जनता के लिए, सरकार, प्रशासन, राजनीतिज्ञ कुछ नहीं कर रहे थे, और लोग क्या मान रहे थे कि सुख सुविधाएं हमारे भाग्य में नहीं है, परमात्मा ने हमें नहीं दिया। ऐसे लोगों पे, अंधविश्वासी लोगों पे कवि कटाक्ष कर रहे हैं कि खुदा नहीं, परमात्मा ने आपके भाग्य में नहीं लिखा, ना सही, कोई दिक्कत नहीं। आदमी का ख्वाब सही, ख्वाब होता है सपना, कि व्यक्ति सपना तो देख सकता है अपने जीवन में अच्छा होने के लिए, व्यक्ति अच्छे समाज का सपना देख सकता है, अच्छे देश का सपना देख सकता है। क्योंकि ऐसी बात कवि क्यों कर रहा है? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर सपना देखता है तो उस सपने को पाने के लिए फिर संघर्ष जरूर करेगा। इसीलिए कवि ने कहा है कि सपना जरूर देखो, आंखों के लिए, नज़र के लिए हसीन नज़ारा, हसीन होता सुंदर, नज़ारा दृश्य, कि एक सुंदर दृश्य रहेगा जिससे हम खुश रह सकेंगे। कि सपना तो देखो, हो सकता है सपना देखकर आपके अंदर भी कुछ करने की भावना जागृत हो जाए, आप भी जागरूक हो जाओ। काव्य सौंदर्य बेटा सेम ही रहेगा। और आगे वाला पढ़ेंगे हम। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। मुतमईन होता है आदी हो जाना, संतोष कर लेना, आश्वस्त हो जाना। वे कौन? साधारण लोग जिनको सुख सुविधाएं नहीं मिल रही, कि वे लोग अब आदी हो चुके हैं, उन्होंने कमी में जीने में ही संतोष लगने लग गया है।
वे इस बात के लिए आदी हो चुके हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। पत्थर पिघलने का मतलब है कि प्रशासन कोई बदलाव नहीं करेगा, उनके लिए कोई सुख सुविधाएं नहीं देगा, राजनीतिज्ञों के दिल में दया नहीं आएगी साधारण लोगों के प्रति। इसलिए आम जनता अब आदी हो चुकी है कि हमारे साथ ऐसा ही होगा, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन कवि ऐसा नहीं मान रहे हैं। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि मैं बेकरार हूँ, मुझे इंतजार है। बेकरार का मतलब बेचैनी, कि मैं बेचैन हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आवाज में असर, यानी कि दुष्यंत कुमार जो गज़ल लिख रहे हैं उसको आवाज़ कि मैंने जो गज़ल लिखी है, मेरी जो आवाज़ है उसमें कब असर होगा, यानी कि कब जनता इसको पढ़ेगी और जागरूक होगी अपने हक के लिए, कब वो विद्रोह करेगी, कब क्रांति करेगी। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मैं बेकरार हूँ कि कब मेरी गज़ल सुन करके लोगों के अंदर जागृति आई, वरना लोग तो अब आदी हो चुके हैं। असर, आवाज़, बेकरार, मुतमईन, ये उर्दू के शब्द हैं। संगीतात्मकता है। काव्य सौंदर्य बार बार करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सेम है अलंकारों को छोड़ करके। आगे वाला जो शेर है उसमें कवि ने क्या कहा है, पढ़ते हैं। तेरा निज़ाम है सिल्दे ज़ुबान शायर की, तेरा निज़ाम है सिल्दे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तेरा निज़ाम, निज़ाम होता शासक, सिल्दे ज़ुबान, ज़ुबान पे टांके लगा देना, सिलने का मतलब, ज़ुबान पे टांके लगा देने का मतलब शायर की ज़ुबान क्या होती है, शायर की शायरी, उसकी गज़ल, उसकी रचना, उसकी अभिव्यक्ति। एहतियात होती है सावधानी, बहर छंद। इस शेर में दुष्यंत कुमार जी क्या कह रहे हैं, शासक के लिए कह रहे हैं कि शासक के लिए सही भी है और ऐसा शासन करता भी है, शासन के अंदर ऐसा ही होता है। क्या बता रही हैं कि तेरा निज़ाम है सिल्दे ज़ुबान शायर की, जिसका शासन होता है वह शासक अपने विरोध में कोई आवाज़ नहीं उठने देगा। कह रहे कि मैं लोगों को जागरूक करने के लिए गज़ल लिखूंगा, लोग जागरूक हो जाएंगे, लेकिन जब शासन को पता चलेगा, सरकार को, शासक को पता चलेगा, तो मेरी ज़ुबान सिल दी जाएगी, यानी कि मेरी अभिव्यक्ति पर रोक लगा दी जाएगी। ऐसा ही होता है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। यही बात बता रहे हैं कि शासक मेरी अभिव्यक्ति को लोगों तक पहुंचने नहीं देंगे, मुझे लिखने के लिए आगे नहीं आने देंगे, मेरी अभिव्यक्ति को रुकवा दिया जाएगा। और सही भी है, शासक अपनी सावधानी भी बरतेगा, एहतियात, क्योंकि ऐसा कवि कहते हैं कि ऐसा तो हर शायर करता है, हर कवि करता है। जब अपनी रचना लिखता है, अपनी कविता, अपनी गज़ल लिखता है, तो वह भी बहर होता है, छंदों का ध्यान रखता है, लय, तुक, गति का ध्यान रखता है, क्योंकि उसकी सावधानी नहीं है तो फिर वो उनकी अभिव्यक्ति, उनकी रचना निखर नहीं सकती। इसीलिए अपना शासन चलाने के लिए शासक भी अपने विरोध उठने वाली हर आवाज़ को दबाएगा। काव्य सौंदर्य भी सेम है इसका। लास्ट है, पढ़ेंगे। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ प्रेरणा दी है दुष्यंत कुमार जी ने लोगों को कि जीना क्या होता है, वास्तव में लोग किसके लिए जीते हैं।
कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि जिए तो अगर जीना है तो अपने बगीचे में, मतलब अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जिए। गुलमोहर के तले, गुलमोहर कवि ने प्रतीक लगाया है। गुलमोहर का पौधा बहुत ही अच्छा होता है, सुंदर फूलों वाला पौधा होता है। तो कवि कहते हैं सुंदर चीज क्या बताई है, मानवीय मूल्य, व्यक्ति के स्वाभिमान, कि जिए तो स्वाभिमान के साथ जिए, अपने समाज और अपने देश की रक्षा करने के लिए जिए, उनके स्वाभिमान के लिए जिए, अपने मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए जिए। मानवीय मूल्य यहाँ कौन से, कि अपने हक की लड़ाई, अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी, अपने देशवासियों के लिए जिए। और मरे तो गैर की गलियों में, यानी कि ये ऐसा जीना जो आदी होके जीना, मर के जीना, दब के जीना, शोषित होके जीना, इससे अच्छा है तो अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए दूसरों की गलियों में। दूसरे यहाँ कौन है कि बॉर्डर के ऊपर लड़ते हैं हमारे जवान अपने देश की रक्षा करने के लिए, उसी प्रकार अपने देश के अंदर भी हमारा देश का बुरा चाहने वाले लोग होते हैं, उनके सामने हक की लड़ाई लड़ते हुए जिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उनके साथ हम मरें अपने स्वाभिमान के लिए। काव्य सौंदर्य फिर से एक बार देख लेते हैं। कवि ने आज़ादी के बाद सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। उर्दू की जो शब्दावली है उसकी अधिकता है, जिए, बगीचा, गुलमोहर, गेर, बहुत ही, क्योंकि गज़ल है, स्वाभाविक भी है उर्दू के शब्दों की अधिकता। खड़ी बोली के अंदर उर्दू की शब्दों की अधिकता, बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। और व्यंग्यात्मक शैली है, संगीतात्मकता का गुण है, प्रतीकात्मकता है पूरी की पूरी कविता के अंदर। जहाँ प्रतीकात्मकता होती है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है, और शांत रस, और मैंने लिखा नहीं है, प्रसाद गुण आएगा। और लास्ट में आप अलंकार लिखोगे, और अलंकार कई जगह आए हुए हैं, अनुप्रास भी हैं, विरोधाभास अलंकार मैंने बताया, शाये में धूप, और जैसे कि लिए लिए यहाँ पदमेत्री अलंकार भी है और शौरमेत्री भी अलंकार भी है। आशा है कि आपको ये कविता है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।